हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JAIIB में मॉड्यूल डी, जो पेपर 1 का मॉड्यूल डी है, उसका यूनिट 5 फॉरेक्स जो मार्केट है उसका पार्ट 2 और फाइनल पार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो रिक्वेस्ट टू प्लीज़ गो थ्रू आवर कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो क्या है? ये बेसिकली 1958 में एक एसोसिएशन बनाई गई थी, जिसका काम था बेसिकली जो भी फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, जो चार्जेस है, उनको रेगुलेट करना, उनको डिटरमाइन करना, जो सबके जिससे कि फॉरेक्स बिजनेस जो है वो स्मूथली रन हो सके। साथ ही साथ जो रूल सेटिंग थी, इसके साथ ही साथ जो फिडाई है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये मेंबर बैंक्स को असिस्ट भी करती है एक एडवाइज़र के तौर पर, एक असिस्टेंट के तौर पर। बैंक्स को ट्रेनिंग वगैरह उनके जो पर्सनल्स हैं उनको प्रोवाइड करती है, जिससे कि फॉरेक्स रिलेटेड जो ब्रोकर का काम है वो बेटर हो सके। फिडाई यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो बताए गए हैं। पहला क्या है, गाइडलाइंस और रूल्स इशू करना फॉरेक्स बिजनेस रिलेटेड। जो बैंक पर्सनल्स हैं जो फॉरेक्स रिलेटेड हैं, फॉरेन एक्सचेंज काम रिलेटेड काम कर, उनकी ट्रेनिंग वगैरह देखना। जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं उनका एक्रेडिटेशन का काम देखना। मेंबर बैंक्स को एडवाइस करना, असिस्ट करना, जिससे कि जो भी इश्यूज वगैरह मैटर्स हैं उनके डीलिंग्स में वो सब सेटल हो सकें। मेंबर बैंक्स को रिप्रेजेंट करना गवर्नमेंट, RBI या अन्य बॉडीज़ के सामने। जो डेली और पीरियडिकल जो रेट्स होते हैं वो मेंबर बैंक्स को अनाउंस करना। ये सारा काम किसका है? फिडाई का है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये हम कई बार पहले पढ़ चुके हैं, बट फिर देख लेते हैं। पहले नंबर ये इंट्रोड्यूस हुआ था एक सीरीज ऑफ रूल्स के रूप में, जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 टेम्परेरी बेस पे, ठीक है। उसके बाद ये एक्ट प्रोमलगेट किया गया और उसके बाद आया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1947। उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 यानी फेरा एक्ट 1973 के द्वारा, जो कि इन इफेक्ट कब से आया? 1 जनवरी 1974 से। उसके बाद जब 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन LPG एरा शुरू हुआ है, तो कई सारे इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर्स थे उनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह परमिट कर दिया गया। तो 1997 में तारापुर कमेटी बनी, किसके रिलेटेड? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड, RBI के द्वारा। उसके बाद इसके सजेशन के बाद जो फाइनली जो आज की डेट में जो एक्ट चल रहा है, फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, वो आया। और ये कब से अप्लाई हुआ है, कब से विद इफेक्ट आया है? 1 जून 2000 से, सन 2000 से, ठीक है। तो जो फेमा है यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसका बेसिक जो फोकस है वो फॉरेक्स रिलेटेड जो भी काम है उनको रेगुलेट करना, उनको मैनेज करना, उनको एडवाइस करना, वो इनका मेन काम है। एप्लीकेबिलिटी क्या है फेमा की? फेमा 1999 जो है वो बेसिकली जितने पुराने एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज संबंधी जो लॉ थे उन सबको समझ लो कंसोलिडेट कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक्सटर्नल ट्रेड जो भी प्रमोट करी जा रही है और उसका एक ऑर्डरली डेवलपमेंट होना और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में मेंटेन करना, ठीक है, उसके लिए फेमा बनाया गया। ये सभी ब्रांचेस पे अप्लाई होता है, ऑफिस पे अप्लाई होता है, एजेंसीज पे अप्लाई होता है, जो कि आउटसाइड इंडिया भी हैं लेकिन ओन या कंट्रोल इंडियंस के द्वारा या इंडिया के द्वारा करी जाए, इंडियंस नहीं, इंडिया के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा कॉन्ट्रवेंशन जो कि आउटसाइड इंडिया है लेकिन जो एक्ट है उस पर अप्लाई होता है, उस पर भी ये वैलिड हो जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है फेमा 1919 का वो बेसिकली कवर करता है लेजिस्लेशंस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को। इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं जो कि 49 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। अथॉरिटी और इन्फोर्समेंट मशीनरी क्या है इसकी? फेमा जो है वो खुद में एक इंडिपेंडेंट या आइसोलेटेड लॉ नहीं है। फेमा कोई लॉ नहीं है, ठीक है, जैसे हिंदू मैजेटिक लॉ है, वो लॉ नहीं है ये, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोविजन है फेमा का वो कई जगहों पर अलग और कई रेगुलेटरी बॉडीज़ को मिला करके बनाया गया है। बेसिकली जो इसमें रेगुलेशन का काम है वो RBI का है, जो कि रूल्स वगैरह बनाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो रूल्स बना रही है, RBI उसको रेगुलेट कर रही है, समझ लो, ठीक है। मेन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो एनफोर्स करवाती हैं फेमा को? जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट RBI का वो लुक आफ्टर करता है। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो रेगुलेट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही कैपिटल मार्केट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो भी इसको एनफोर्स करने हैं। और फॉरेन ट्रेड डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो भी इसमें रहता है, ठीक है। क्या मशीनरी रिस्पॉन्सिबल है फेमा के लिए? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ जो भी होती हैं इससे रिलेटेड, स्पेशल डायरेक्टर अपील्स वगैरह के लिए, और अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सारी मशीनरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फेमा को अप्लाई करवाने के लिए। प्रोविजंस क्या क्या हैं एक्ट के, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। टोटल 49 सेक्शंस थे ना, उसमें सेक्शन 3 कहता है कि ये इस बात को प्रोहिबिट करता है कि अदर देन ऑथराइज पर्सन कोई भी फॉरेक्स में डील कर सके, ठीक है। ये सेक्शन ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जनरल या स्पेशल परमिशन RBI की लेकर के फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में अगर डील कर सकता है, बट
अगर वो ऑथराइज पर्सन नहीं है तो उसे परमिशन की ज़रूरत कंपलसरी पड़ जाती है। ठीक है, कोई भी पेमेंट हो गया, कोई मेक एनी जो क्रेडिट पर्पज से है या जो इंडिया के बाहर किया जा रहा है, वो सब किस में काउंट होगा, फॉरेक्स में काउंट होगा। कोई भी अदरवाइज अगर जो ऑथराइज पर्सन के थ्रू यदि किसी आउट ऑफ द बॉर्डर मतलब इंडिया के बाहर से आपने पैसा लिया है या आपके बिहाफ पर लिया गया है तो वो सब इसमें आ जाएगा। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि इंडिया में किया गया है लेकिन उसका कंसिडरेशन मतलब उसका पैसा है या जो उसका या उसका जो एक्यूजेशन है वो इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया फॉल करता है तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज में काउंट होगा। ये सब सेक्शन 3 में बताया गया है। सेक्शन 1 बोलता है कि ये जो भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उनको इस बात से मना करता है कि वो कोई भी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चीज़ होल्ड करना, अक्वायर करना, ओन करना या पोजेस करना, ट्रांसफ़र करना ये नहीं कर सकते हैं, या फॉरेन सिक्योरिटी वगैरह में नहीं कर सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो वो चीज़ें नहीं कर सकते अनलेस उनको स्पेशली एक्ट में प्रोवाइड किया गया होगा। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 बनाए थे। आपको पता है जब भी आप इंडिया के बाहर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो किस में आता है या बेचते हैं इंडिया के बाहर मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड या प्रॉपर्टी, तो वो करंट अकाउंट में आता है, आपको पता है। तो करंट अकाउंट संबंधित सन 2000 में गवर्नमेंट ने रूल्स भी बनाए थे, उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही सेल परचेस करना है। ठीक है, सेक्शन 6 क्या कहता है कि ये कैपिटल अकाउंट जो करंट अकाउंट वाला हमने सेक्शन 4 में काउंट कर लिया। अब कैपिटल अकाउंट मतलब जो छोटे ट्रांजैक्शन और डे टू डे वाले हैं, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किस में काउंट होंगे, सेक्शन 6 में काउंट होंगे। ये सेक्शन जो है वो पर्सन को अलाउ करता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू कैपिटल अकाउंट संबंधित खरीद बेच सकता है। साथ ही साथ आरबीआई के कंसल्टेशन में और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का काम भी करना है। सेक्शन 7 बेसिकली जो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उससे डील करते हैं फॉरेक्स से संबंधित। ठीक है, इसका जो एक्सपोर्टर है उसको ये कंपलसरी है उसके लिए कि वो आरबीआई को या जो भी अन्य कंसर्निंग अथॉरिटी है उसको डिक्लेरेशन दे और जो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू है वो बताए कितना है, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी दे। सेक्शन 8 कहता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेजिडेंट जो भी इंडिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, विद इन द इंडिया वाले हैं, फॉरेक्स रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी डिक्लेरेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी सेक्शन 8 में उन्हें अपना रिपैट्रिएट करने से पहले स्पेसिफाइड पीरियड में आरबीआई को बताना होगा स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे। ठीक है, सेक्शन 10 एंड 12 कहता है कि जो भी प्रोविजंस डील करते हैं ऑथराइज पर्सन्स की ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के द्वारा वो सब सेक्शन 10 एंड 12 में है। ऑथराइज पर्सन क्या है, मतलब जो ऑथराइज डीलर है जो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, मतलब मनी चेंजर हो गए, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो गई या अन्य पर्सन जो कि आरबीआई या फॉरेक्स के द्वारा अलाउ करे गए हैं फॉरेन सिक्योरिटी में डील करने के लिए। ठीक है, वो सब सेक्शन 10 और 12 में बताया गया है। सेक्शन 13 एंड 15 में ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि कोई भी पेनाल्टी अगर लगेगी तो वो पेनाल्टी कोई भी एजुकेटिंग अथॉरिटी अगर पेनाल्टी लगाती है तो उसका कंपाउंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, सेक्शन 36 एंड 37 ये बताता है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है उसके पास इस चीज़ की पावर है कि किसी प्रकार का वायलेशन होने पर, रूल्स रेगुलेशन या नोटिफिकेशन का वायलेशन होने पर वो उसको इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। ये किसके पास पावर है, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास। ठीक है, एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म क्या है, देखिए ये एक नई चीज़ आई है। एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म बेसिकली 2017 क्या हुआ है कि जैसे आप ये समझिए मोटा मोटा जैसे कि स्टॉक के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, अब स्टॉक्स है, जीरोधा है या एंजल वन है, उसी तरह से गवर्नमेंट ने आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे इंडिविजुअल लोग भी फॉरेक्स को खरीद बेच सकते हैं, बस ऐसा समझिए मोटा मोटा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज 4 अक्टूबर 2017 के द्वारा एक मैकेनिज्म शुरू करी गई जिसमें क्या किया गया, रिटेल यूजर्स को ये अलाउ किया गया कि वो भी लेन देन कर सकते हैं अदर देन ऑथराइज डीलर्स भी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें भी जो ऑथराइज डीलर्स हैं और जो रिटेल क्लाइंट्स हैं उनकी कोई डिमांड सप्लाई होगी ना, तो भाई रिटेल मान लीजिए, रिटेल वाले को मान लीजिए 100 रुपये का फॉरेक्स खरीदना है और ऑथराइज डीलर को 100 रुपये का बेचना है, लेकिन बेचने वाले कई हैं, खरीदने वाले भी कई हैं। किसी ने बोला 99 में दे दो, किसी ने बोला 101 में दे दो, तो वो जो अनोनिमसली जो चीज़ डिसाइड हो रही है कितने बिकना है, कितने में खरीदा है, वो मार्केट डिसाइड करेगी और वो एफएक्स ट्रेडिंग रिटेल प्लेटफॉर्म पर होगा। तो आरबीआई ने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसी पर्पस से सिर्फ बनाया गया है। ठीक है, जिससे क्या हो कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कितने में चीज़ खरीदो और एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो सके और जो वेयर हाउस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिस्क कम हो सके, मतलब पैसा फंसने के चांसेस कम से कम हो और रिटेल कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा है कि इसके बदले में जो ऑथराइज डीलर्स हैं या जो बैंक्स हैं वो, मतलब ऑथराइज मतलब बैंक्स हो गया, जो बैंक्स हैं वो एक पर्टिकुलर कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के नाम पर, एक्सपेंस के नाम पर फीस भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे लेकिन इससे जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो है परचेज की या सेल की रिटेल कस्टमर्स के लिए वो बहुत कम हो जाएगी, बैंक्स को भी फायदा होगा और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।